नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लूसेंट ऑडियो बुक जरा सोचिए। एक मामूली सी काली मिर्च जो आज हमारी रसोई में इतनी आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो मसाला एक समय इतना कीमती था कि उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। अब सही कहा, मतलब सोने के बराबर कीमत थी उसकी। बिल्कुल। और सिर्फ इस एक मसाले के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए दुनिया भर के देशों ने अपनी सेनाएं समुंदर में उतार दी। जी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण में हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे यूरोपीय देशों की मसाले ढूंढने की एक मामूली सी कोशिश ने आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल दिया और 200 साल लंबे ब्रिटिश शासन की मजबूत नींव रखी। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब ये सिर्फ रास्तों की खोज नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक एकाधिकार या कहें मोनोपोली को हासिल करने की दौड़ थी। तो इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? देखिए, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जहां अर्थशास्त्र और साम्राज्यवाद आपस में टकराते हैं, और इसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि यूरोप और मध्य पूर्व में थीं। अच्छा, भारत से बाहर। हाँ, हमें 15वीं शताब्दी के अंत में चलना होगा। 1453 ईस्वी में एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक घटना हुई। कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर उस्मानिया साम्राज्य यानी तुर्कों का अधिकार हो गया। तो इससे व्यापार पर क्या असर पड़ा? असर ये हुआ कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले जो सदियों पुराने जमीनी रास्ते थे, वे यूरोपियनों के लिए या तो पूरी तरह बंद हो गए या फिर उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, इतना भारी टैक्स लगा दिया गया कि व्यापार करना लगभग असंभव हो गया। मुझे यहाँ ये बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर यूरोप को इन मसालों की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी? मतलब क्या वे समुद्र में अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे, सिर्फ स्वाद के लिए? अरे नहीं, ये सिर्फ स्वाद का मामला नहीं था। ये तो सीधे सीधे उनके जीवन और मृत्यु यानी सर्वाइवल का सवाल था। सर्वाइवल? वो कैसे? देखिए, यूरोप में कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं। उस दौर में सर्दियों के लिए चारा नहीं होता था, इसलिए बड़े पैमाने पर पशुओं को काटना पड़ता था। ओहो, मतलब मांस को स्टोर करना पड़ता होगा। बिल्कुल, और उस मांस को महीनों तक सुरक्षित रखने के लिए काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसालों की सख्त जरूरत होती थी। बिना मसालों के मांस सड़ जाता था। अब समझी। तो जब कुस्तुनतुनिया का मार्ग बंद हुआ तो हाहाकार मच गया होगा। जी हाँ, यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों की कीमतें आसमान छूने लगी, और उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण या रेनेसा का दौर चल रहा था। हाँ, जहाँ विज्ञान और जहाजरानी में नए आविष्कार हो रहे थे। सही कहा, समुद्री रास्तों की खोज अब कोई शौक नहीं था, बल्कि एक भारी आर्थिक मजबूरी बन चुकी थी। तो एक तरफ भारी मांग है और दूसरी तरफ रास्ता बंद है। जाहिर है जो नया रास्ता खोजेगा वो अथाह संपत्ति का मालिक बनेगा। एकदम सही। तो इस विशाल समुद्र को चीरकर सबसे पहले ये जैकपॉट किसे मिला? इस दौड़ में सबसे पहली बाजी मारी पुर्तगालियों ने। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। 1498 में? ये तो सच में एक युगांतरकारी क्षण था। हाँ, वास्को डी गामा उस रास्ते से आया था जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। मतलब वो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के भारत पहुंचा था। और मैंने पढ़ा है कि जब वो कालीकट पहुंचा तो वहां के स्थानीय शासक ज़ेमोरिन ने उसका स्वागत किया था। जी बिल्कुल किया था। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन होती है। ज़ेमोरिन एक शक्तिशाली शासक था और अरब व्यापारी तो पहले से ही वहां एक स्थापित व्यापारिक तंत्र चला रहे थे ना। हाँ, अरबों का पूरा दबदबा था वहां। तो फिर वास्को डी गामा के पास ऐसा क्या था कि उसने आते ही इस पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया? देखिए, शुरुआत में वास्को डी गामा के पास बहुत कुछ नहीं था, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ज़ेमोरिन के दरबार में उसके लाए गए उपहारों का मजाक उड़ाया गया था। अरे, मजाक उड़ाया गया? हाँ, लेकिन पुर्तगालियों के पास एक ऐसी तकनीक थी जो उस समय हिंद महासागर में किसी के पास नहीं थी। उनके जहाज। जहाज? क्या खास था उनमें? वे कैरावल नाम के जहाजों का इस्तेमाल करते थे, जिन पर भारी तोपें तैनात थीं। अरब व्यापारियों के जहाज माल ढोने के लिए तो अच्छे थे, लेकिन युद्ध के लिए नहीं। मतलब उन्होंने तकनीक और ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और जब वास्को डी गामा मसाले लेकर वापस पुर्तगाल गया तो यात्रा का सारा खर्च निकालकर भी उसने कितना मुनाफा कमाया? उसने 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। 60 गुना? बाप रे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात बदलने के लिए तो ये काफी है। हाँ,
और इस मुनाफे ने पुर्तगाल की आंखें पूरी तरह से खोल दी। और फिर इस मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। सही कहा। और बाद में गोवा को अपनी राजधानी भी बना लिया। मुझे उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की एक नीति बहुत दिलचस्प लगती है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बहुत दूरदर्शी था। उसने एक साधारण सा सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत? उसने कहा कि जमीन पर किले बनाने में ऊर्जा बर्बाद मत करो। जो समुद्र पर राज करेगा वही भारत के व्यापार पर राज करेगा। अरे वाह! अगर मैं इसे आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखूं तो ये बिल्कुल इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर नियंत्रण करने जैसा है। वो कैसे? मतलब आज जो देश या कंपनी डेटा केबल्स के प्रमुख चोक पॉइंट्स को नियंत्रित करती है, वो पूरी दुनिया के सूचना तंत्र को नियंत्रित कर सकती है। बहुत ही सटीक तुलना है। पुर्तगालियों ने भी ठीक यही किया। उन्होंने अदन, हॉर्मुज और मलक्का जैसे समुद्री रास्तों के अहम चोक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। और शायद कोई कार्टेज सिस्टम भी था उनका। हाँ, कार्टेज यानी एक तरह का परमिट या प्रोटेक्शन मनी। अगर किसी भी भारतीय या अरब व्यापारी का जहाज बिना पुर्तगाली परमिट के समंदर में उतरता तो पुर्तगाली उसे लूट लेते या डुबो देते थे। मतलब समंदर में खुलेआम गुंडागर्दी। बिल्कुल। यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर को भी समुद्र में जहाज भेजने के लिए पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। अकबर को भी? ये तो गजब है। जी हाँ। और इस नीति को असली ताकत दी उनके सबसे महान गवर्नर अल्बुकर्क ने, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या बात? देखिए, अगर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उनके पास सबसे आधुनिक जहाज थे, उन्होंने समंदर के सारे चोक पॉइंट्स पकड़ लिए थे और मुगल बादशाह तक उनसे परमिट ले रहे थे, हाँ, तो फिर उनका पतन कैसे हो गया? उनके पास तो एक स्थायी मोनोपोली होनी चाहिए थी ना। यही तो इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। जो चीजें आपको शुरुआत में ताकतवर बनाती हैं, अगर आप उनमें सुधार नहीं करते तो वही आपके पतन का कारण बन जाती हैं। तो उनकी क्या गलतियां रहीं? उनके पतन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था उनका धार्मिक कट्टरपन। उन्होंने गोवा में इंक्विजिशन यानी धार्मिक अदालतें शुरू कर दी। ओहो, जबरदस्त धर्मांतरण। बिल्कुल। व्यापारिक पार्टनर बनने के बजाय वे आत्ताई बन गए, जिससे स्थानीय लोगों में भारी असंतोष फैला। व्यापार और धर्म का ये मिश्रण तो किसी भी साम्राज्य के लिए घातक साबित हो सकता है। एकदम सही। दूसरा कारण था प्रशासन में फैला भयानक भ्रष्टाचार। पुर्तगाली अधिकारी अपना निजी व्यापार करके खुद तो अमीर हो रहे थे, लेकिन पुर्तगाल का शाही खजाना खाली हो रहा था। और तीसरा कारण? तीसरा कारण था डच और अंग्रेजों जैसी नई शक्तियों का उदय। ये नई शक्तियां तकनीक और व्यापारिक ढांचे में पुर्तगालियों से कहीं आगे थीं। मतलब पुर्तगाली अपनी पुरानी तकनीक पर ही अटके रहे और समंदर में अपना वर्चस्व खो बैठे। बिल्कुल। तो पुर्तगालियों की गलतियों ने एक शून्य पैदा कर दिया, और व्यापार की दुनिया का नियम है, जहां वैक्यूम होता है वहां कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। जी। और यही एंट्री होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 ईस्वी में। डच लोग, उनका काम करने का तरीका कैसा था? डच लोग एक बिल्कुल अलग माइंडसेट के साथ एशिया आए थे। वो विशुद्ध व्यापारी थे। उन्होंने दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब आम लोगों ने भी पैसा लगाया था? हाँ, आम लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया और मुनाफा बांटा। इसका सीधा सा मतलब था कि उनके पास पुर्तगालियों की तुलना में कहीं अधिक पैसा और संसाधन थे। ये तो बिल्कुल आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी MNCs का ब्लूप्रिंट लगता है। एकदम सही कह रही हैं आप। आज की ग्लोबल कंपनियां किसी देश में जाती हैं, अपना प्रोडक्ट बेचती हैं और वहां की स्थानीय राजनीति या चुनावों से खुद को बिल्कुल दूर रखती हैं। उनका मंत्र होता है सिर्फ मुनाफा कमाना। और डचों ने भी ठीक यही किया। उन्होंने पुलिकट, नागापट्टनम और सूरत को अपना केंद्र बनाया, लेकिन राजनीति से खुद को बिल्कुल दूर रखा। पर मेरा एक सवाल है यहाँ। जी पूछे। क्या ये सिर्फ व्यापार नो पॉलिटिक्स वाली नीति ही अंततः डचों के लिए भारत में आत्मघाती साबित हुई? आपका यह विश्लेषण एकदम सही दिशा में है। डचों का मुख्य ध्यान दरअसल मसालों पर था, और भारत मसालों का उतना बड़ा उत्पादक नहीं था जितना कि इंडोनेशिया। अच्छा, जिसे स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था। बिल्कुल। इसलिए डचों ने भारत का इस्तेमाल मुख्य रूप से सूती कपड़े के निर्यात के लिए किया और अपना सारा राजनीतिक और सैन्य ध्यान इंडोनेशिया पर केंद्रित रखा। लेकिन एक अस्थिर माहौल में व्यापार करते समय कूटनीति की जरूरत तो पड़ती ही है। यही तो।
जब भारत में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत बढ़ानी शुरू की तो डचों के पास उनका सामना करने के लिए न तो मजबूत किले थे और न ही स्थानीय राजाओं से कूटनीतिक संधियां। मतलब आप बिना राजनीतिक संरक्षण के अपना खजाना खुला नहीं छोड़ सकते। यही डचों की सबसे बड़ी भूल थी। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध, इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को इतनी बुरी तरह हराया कि भारत में डचों का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो अपना सारा फोकस लेकर हमेशा के लिए इंडोनेशिया चले गए। बाप रे! और यहीं से उस शक्ति के लिए पूरा मैदान खाली हो जाता है जिसने भारत का भूगोल और इतिहास दोनों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हाँ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल, जहां डच सिर्फ व्यापार की बैलेंस शीट देख रहे थे, वहीं ये कंपनी समझ चुकी थी कि अगर भारत जैसे विशाल देश में टिकना है तो सत्ता के गलियारों में बैठना ही होगा। 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। जी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति बाकी सभी यूरोपीय शक्तियों से बहुत अलग और मैं कहूंगा बेहद खतरनाक थी। मैं इस रणनीति को किसी आज के टेक जायंट की आक्रामक नीति से जोड़कर देखती हूँ। जैसे कोई बड़ी टेक कंपनी शुरू में आपके बाजार में आती है, हाँ। बहुत ही विनीत होकर फ्री सर्विस देती है या भारी छूट पर माल बेचती है ताकि बस उसे एंट्री मिल जाए। बिल्कुल। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस का मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आना मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो पुर्तगालियों ने उसका भारी विरोध किया। अच्छा। हाँ, और मुगल भी अंग्रेजों को बहुत अहमियत नहीं दे रहे थे क्योंकि उस समय मुगल दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक थे। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने 1612 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली नौसेना को हरा दिया। ओहो, मतलब अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बिल्कुल। इस जीत से मुगलों को समझ आ गया कि अंग्रेजों की समुद्री ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने अपने कूटनीतिक कौशल से व्यापारिक अनुमतियां प्राप्त कर लीं। एकदम सही। और एक बार पैर जमाने के बाद उन्होंने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे रणनीतिक स्थानों पर अपने गढ़ बना लिए। हाँ, उन्होंने बहुत सोच समझकर अपने केंद्र चुने थे। लेकिन इसी बीच 1616 ईस्वी में एक और यूरोपीय देश ने कोशिश की थी ना, डेनमार्क ने। डेनिश कंपनी। हाँ, उन्होंने त्रांक्वेबार और सेरामपुर में बस्तियां बसाईं। उनका क्या हुआ? देखिए, डेनिश कंपनी एक तरह से ऐसा स्टार्टअप थी जो कभी स्केल नहीं कर पाया। उनका मुख्य ध्यान भारत में ईसाई धर्म के प्रचार पर ज्यादा था और व्यापार पर कम। तो जाहिर है वो कंपटीशन में टिक नहीं पाए होंगे। बिल्कुल। वे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के कड़े कंपटीशन में टिक नहीं पाए और 1845 तक उन्होंने अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी और भारत से बाहर निकल गए। तो अब असली सवाल पर आते हैं। जी। पुर्तगाली बाहर हो गए, डच हार गए, डेनिश अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चले गए। आखिर अंग्रेजों में ऐसा क्या खास था? एक व्यापारिक कंपनी ने एक विशाल उपमहाद्वीप पर अपना शिकंजा कैसे कस लिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंग्रेजों की इस अभूतपूर्व सफलता को समझने के लिए हमें उनके 4 प्रमुख स्तंभों को देखना होगा। पहला स्तंभ क्या था? पहला था उनकी शक्तिशाली और अनुशासित नौसेना। उन्होंने समंदर पर अपना दबदबा इतना मजबूत कर लिया था कि कोई भी उनके मालवाहक जहाजों को छू नहीं सकता था। ठीक है, नौसेना मजबूत थी, लेकिन जमीन पर तो मुगलों और मराठों की विशाल सेनाएं थी ना, वहां वे कैसे टिके? यही आता है उनका दूसरा और सबसे घातक स्तंभ, भारतीय राज्यों की आपसी फूट का फायदा उठाना, जिसे फूट डालो और राज करो कहते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजों ने बहुत जल्दी ये भांप लिया था कि भारत नाम का कोई एक अखंड राजनीतिक राष्ट्र उस वक्त नहीं था। यहाँ छोटे बड़े नवाब और राजा आपस में ही लड़ रहे थे। तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। जी, अंग्रेजों ने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, एक को हथियार दिए, दूसरे से पैसे लिए। ये तो किसी कॉर्पोरेट हैकर की तरह है जो सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उसमें घुसपैठ करता है। बहुत सही तुलना है। और उनका तीसरा स्तंभ था श्रेष्ठ सैन्य संगठन। उनकी सेना भले ही छोटी थी, लेकिन वो बहुत अनुशासित थी। उनके पास बेहतरीन बंदूकें थीं और सबसे बड़ी बात, वे अपने सैनिकों को हर महीने समय पर नकद वेतन देते थे। अच्छा, समय पर वेतन उस दौर में? हाँ, उस समय भारतीय सेनाएं बहुत बड़ी होती थीं, लेकिन अनुशासनहीन होती थीं और उनका वेतन अक्सर महीनों तक रुका रहता था। इसलिए कई भारतीय सैनिक खुद अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। अरे,
ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। मतलब अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए भारतीयों की ही सेना बना ली। बिल्कुल। और चौथा स्तंभ था उनकी बेजोड़ कूटनीति और षड्यंत्र। अंग्रेज बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कब संधि करनी है, कब पीछे हटना है और कब हमला करना है। और वे समझौते तोड़ने में भी माहिर थे। जी बिल्कुल माहिर थे। लेकिन उनका ये विजय रथ इतना सीधा नहीं था। बाजार पर कब्जे की इस लड़ाई में एक आखिरी प्रतिद्वंद्वी का आना भी बाकी था। हाँ, फ्रांस। बिल्कुल। अंग्रेजों का व्यापार और कूटनीति का ये मॉडल इतना मुनाफे वाला था कि उनके पड़ोसी देश फ्रांस ने भी भारत आने की ठान ली। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजों की कंपनी से बिल्कुल अलग थी। अलग कैसे? अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसे अपने शेयरधारकों को जवाब देना होता था। इसके विपरीत फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार द्वारा नियंत्रित थी। अच्छा, सरकारी कंपनी थी। हाँ। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी और चंद्रनगर में अपने केंद्र बनाए और उन्हें एक बहुत ही चतुर और महत्वाकांक्षी गवर्नर मिला, डुप्ले। मैंने डुप्ले के बारे में पढ़ा है। उसका दिमाग भी अंग्रेजों की तरह ही चलता था। उसने भी भारतीय राजाओं के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही। जब दो महाशक्तियां अंग्रेज और फ्रांसीसी एक ही जमीन और एक ही बाजार पर नियंत्रण चाहेंगे तो धमाका तो होना ही था। इसे मैं एक क्लासिक कॉरपोरेट टेकओवर की लड़ाई कहूंगी, जहां प्रतिद्वंदी को मार्केट से बाहर करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। और ये धमाका 3 बड़े युद्धों के रूप में हुआ, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध या कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध कब लड़े गए? ये युद्ध 1746 से 1763 के बीच लड़े गए। ये सिर्फ व्यापारिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात का फैसला था कि भविष्य में भारत का राजनीतिक भाग्य कौन तय करेगा। तो जब डुप्ले इतना चतुर था और फ्रांसीसी सेना भी कम नहीं थी, तो फ्रांस ये लड़ाई क्यों हार गया? इसका जवाब उसी बात में है जो मैंने पहले बताई, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। लाल फीताशाही। बिल्कुल। उसे हर छोटे फैसले के लिए और फंड्स के लिए फ्रांस की सरकार की तरफ देखना पड़ता था। और उस समय फ्रांस की सरकार खुद यूरोप के युद्धों में उलझी हुई थी और आर्थिक रूप से कंगाल हो रही थी। साथ ही भारत से फ्रांसीसी चुनौती हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब मैदान में अंग्रेज अकेले बचे थे। जी हाँ। और फिर उन्होंने अपनी तलवार का रुख सीधा भारतीय सत्ता की तरफ कर दिया। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने व्यापारिक कंपनी को भारत का भाग्य विधाता बना दिया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने कूटनीति और धोखे का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया। गजब की चाल थी वो। हाँ, लेकिन बक्सर का युद्ध उनके श्रेष्ठ सैन्य संगठन की जीत थी, जहां उन्होंने अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हरा दिया। बाप रे, 3 ताकतों को एक साथ हराया। जी। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया। जरा सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी जो माल खरीदने के लिए यूरोप से सोना चांदी लेकर आती थी, अब वो बंगाल के किसानों से टैक्स वसूल रही थी। और मजे की बात देखिए, उसी पैसे से भारतीय माल खरीदकर यूरोप भेज रही थी। ये तो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक डकैती का मॉडल था। विशुद्ध रूप से व्यापार से साम्राज्यवाद की ओर एक क्रूर बदलाव। बिल्कुल। और इसी के साथ आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत हो गई। ये एक ऐसा सफर है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। अब हमने इस पूरी यात्रा में व्यापारिक नीतियों, युद्धों और कूटनीति के इतने पहलुओं को छुआ है कि मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए इन सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ावों को एक बार समेटना जरूरी है। जी, ये बहुत सही रहेगा। चलिए बिल्कुल लूसेंट स्टाइल में एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं। मैं आपसे घटनाएं पूछूंगी और आपको सीधे और सटीक तथ्य बताने हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? पुर्तगाली। वे सबसे पहले आए। भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति? 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ते से भारत के कालीकट पहुंचने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? साल 1600 ईस्वी में। डच कंपनी मैदान में कब आई?
ठीक 2 साल बाद 1602 ईस्वी में। और सबसे अंत में आने वाली महाशक्ति यानी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना फ्रांस की एंट्री 1664 ईस्वी में हुई। पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र यानी अपनी राजधानी किसे बनाया था? 1510 में छीने गए शहर गोवा को। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, मुगलों से अनुमति मिलने के बाद। बेहतरीन। इस रैपिड फायर से ये पूरी टाइमलाइन बहुत अच्छी तरह दिमाग में सेट हो जाती है। वास्को डी गामा के उस पहले कदम से लेकर बक्सर के युद्ध तक की ये यात्रा सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का जीवित सबूत है कि कैसे व्यापार, कॉरपोरेट महत्वाकांक्षा और सही कूटनीति किसी भी देश का राजनीतिक नक्शा बदल सकते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जी जरूर। हम अक्सर कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, आधुनिक हथियारों और नौसेना के बल पर भारत को जीता। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो अंग्रेजों की सेना में लड़ने वाले ज्यादातर सैनिक भारतीय ही थे। हाँ, ये तो है। और उनके अभियानों का खर्च उठाने वाले व्यापारी भी भारतीय ही थे। क्या ये वास्तव में अंग्रेजों की जीत थी, या फिर ये भारतीय राजाओं और नवाबों की आपसी फूट और व्यक्तिगत स्वार्थों का सीधा परिणाम था? सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिए, अगर 16वीं और 17वीं सदी का भारत राजनीतिक रूप से एकजुट होता तो क्या चंद हजार विदेशी व्यापारी जो सिर्फ मुनाफे की तलाश में आए थे कभी इतने बड़े और समृद्ध देश पर 200 साल तक राज कर पाते? शायद कभी नहीं। ये इतिहास का वो सवाल है जिस पर हमें आज भी विचार करना चाहिए, क्योंकि एक समाज जो अपने इतिहास से नहीं सीखता वो उसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है। लूसेंट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें।